हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक पवार है और मैं आप सभी का वेद 36 इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल में पहले भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, पहले भी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनते रहे इस चैनल पर। श्रद्धा मैम इस पे अलग अलग वीडियोस बनाती रही है। आज से इसी चैनल पर हमने एक नया सीरीज स्टार्ट करने का प्लान किया है। सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। जो सीरीज बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट पर बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पर ही क्यों हमने ये शुरुआत की, कॉन्स्टिट्यूशन पर ही क्यों टॉपिक बनाने का हमने निर्णय लिया, तो इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि पिछले लास्ट 6-7 ईयर्स के जब हमने पेपर को एनालाइज किया, जब उसको देखा तो देखने से एक चीज़ समझ में आई, चाहे वो स्टेट लेवल का व्यापम का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट के पीसीएस का एग्ज़ाम हो या इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, डीप में क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ करके इसके ऊपर अब वीडियो बनाना स्टार्ट करें। तो बेसिकली आपको मेरे बैकग्राउंड में व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, तो टॉपिक से ही अपन स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे या आपको किस तरीके से इस सब्जेक्ट में डील करना है। तो बेसिकली आप कोई एक रेफरेंस बुक रख सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। आप चाहे तो एनसीईआरटी की बुक रेफरेंस करके लिए रख सकते हैं, आप चाहे तो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा जो है अदर राइटर्स की बुक भी आते हैं। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि जो एम लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत में जैसे चैप्टर वाइज दिया है, जो लेटेस्ट जो भी एम लक्ष्मीकांत का एडिशन चल रहा है, सपोज मान लो 6th एडिशन है, तो 6th एडिशन के अंदर जो चैप्टर वाइज दिया है, तो हम कोशिश करेंगे वैसे चैप्टर वाइज उनको कवर करते हुए चलें। ठीक, ताकि अगर मान लो आपको रेफरेंस बुक से अगर अपने खुद के पढ़ने के लिए अगर उसको कनेक्ट करना चाहें तो वो आपसे इजीली कनेक्ट हो सके। तो आज सबसे पहले तो बेसिकली आज ये मान के चले कि आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। आज इसमें कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, बस सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट की डिमांड क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं। तो सब्जेक्ट जो है बेसिकली इसका नाम है भारत का संविधान। कुछ लोग इसको भारत की राज्य व्यवस्था भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी कहा जाता है। तो बात ये उठता है कि जब ये भारत का संविधान था, जब ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, तो ये फिर पॉलिटी कैसे बन गया। ठीक, तो बेसिकली पॉलिटी इसलिए बन गया, जो शब्द है जो पॉलिटी, नाम से ही क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि पॉलिटी का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स जो है वो पूरे इस पर किस पर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। चाहे वो चुनाव हो, ठीक, मतलब इलेक्शन प्रोसीजर हो, चाहे वो आपका पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो, ये सारा सिस्टम जो है आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पर रन होता है। ठीक, सबसे पहले तो ये चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए आपको जैसे पता होगा कि भारत का जो संविधान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब है हैंड रिटन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सबसे बड़ा शब्द बोलने से ही आपको समझ में आ रहा है कि बहुत भारी भरकम ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया गया, बांटा गया। इन हिस्सों को टेक्निकली कुछ नाम दिए गए, जैसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा होगा संविधान जिसको हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं, इसमें कुछ नाम आपको दिए गए, जैसे अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। इंग्लिश में इनको बोला जाता है शेड्यूल, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो बेसिकली अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझ बनानी है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो आपको इन तीन चीजों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। अनुसूची क्या होता है, भाग क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है, मतलब शेड्यूल क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है और आपका आर्टिकल्स क्या होता है। क्योंकि बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये आपको बार बार संविधान में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपको किसी एक आर्टिकल का नाम दे देगा कि फलाने आर्टिकल के अंदर जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये आर्टिकल्स क्या हैं, ये शेड्यूल्स क्या हैं, ये पार्ट्स क्या हैं। ठीक, जैसे मान लो आपको बोला कि पार्ट 5 के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताया गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो संविधान को समझने के लिए इन छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। भारत का ये संविधान आया कहां से, तो सबसे पहले इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये चीज को प्लीज आप नोट डाउन करते चलेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है, तो इसलिए मैं आपको कुछ चीजें ओरली भी बताऊंगा। ठीक, तो जब भारत के अंदर जब ब्रिटिश थे, ठीक, जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर अलग अलग कमीशन आते रहे, ठीक, भारत के अंदर। तो वैसे ही एक कमीशन आया था जिसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। ठीक, कैबिनेट मिशन जब भारत आकर के गया, तो भारत से जाने के बाद कैबिनेट मिशन ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर भारत का अपना एक संविधान सभा बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। बेसिकली उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बनाने का काम किया।
आपने कुछ नाम सुना होगा जैसे B.R. अम्बेडकर, जिनको कहा जाता है कि ये बेसिकली ही इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो B.R. अम्बेडकर थे इसी संविधान सभा से रिलेटेड थे। हमारे भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इस संविधान सभा से रिलेटेड थे। ठीक, तो ऐसे कुछ नाम आपको जो है देखने को मिलेंगे जो इस संविधान सभा से रिलेटेड रहेंगे। तो भारत का ये जो संविधान सभा था, इन्होंने भारत के संविधान को पूरा तैयार किया। भारत के संविधान को तैयार करके सबसे पहले भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया, और अडॉप्ट करने के बाद उसको फाइनली जो है लागू किया गया। दो अलग अलग तारीख आपको याद रखना है, अडॉप्शन का तारीख अलग है और उसको लागू करने का तारीख अलग है। अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी देते होंगे तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ पीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है वो हर साल 26 नवंबर को आता है। तो बेसिकली 26 नवंबर का दिन वो दिन था जब भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी जिसको हम रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 26 जनवरी का दिन वो दिन था जब ये इफेक्ट से जो है पूरे देश में जो क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो दो ये बेसिकली डेट्स आपको इससे याद रखना है। ठीक, तो भारत के संविधान सभा ने जब ये संविधान बनाया तो संविधान को बनाने के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज किया। वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है, तो हम वन बाय वन इनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इस वाले पोर्शन से कि भारत के संविधान को अगर पार्ट्स में समझना है, छोटे छोटे हिस्सों में समझना है, टुकड़ों में समझना है, नाम से ही समझ में आता है, पार्ट्स का मतलब होता है छोटा छोटा हिस्सा या टुकड़ा। तो भारत के इस संविधान को टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल 22 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, जिसमें आपको व्हाइट बोर्ड में भाग का नाम लिखा है और उसके बारे में क्या है, उस पार्ट्स के अंदर जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के बारे में बताया गया है, वो एक एक लाइन बाय लाइन लिखा है। अपन इसको एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा भाग एक में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आपको सबसे पहले दो वर्ड्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, संघ और राज्य। ये दो वर्ड्स के मीनिंग क्या है? तो भारत बेसिकली एक संघ है। संघ कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा संघ है जिसके अंदर भारत के सारे राज्य सम्मिलित हैं। ठीक, तो बेसिकली भारत जो संघ है और भारत के संघ के अंदर जितने भी राज्य या जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, और उनके एरिया, जैसे लिखा है ना राज्य क्षेत्र, तो उनके एरिया, तो इन सब के बारे में पार्ट 1 में बताया गया है। और पर्टिकुलर अगर आर्टिकल्स की बात करें, ये अनुच्छेद जिसको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ये ब्रैकेट्स में जो लिखा है 1 to 4, तो बेसिकली आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 में इस पर्टिकुलर संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप के बारे में बताया गया, मतलब नागरिकता के बारे में बताया गया है। जैसे अगर आपको पता होगा भी हाल फिलहाल में ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो अगर आप उस चुनाव के अंदर कंडीशन पड़े कि कौन सा वो आदमी है या कौन है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें कुछ कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी अप्लाइड होता है कि जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा वो भारत का नागरिक हो। अब उसमें ये तो नहीं लिखता ना कि जन्म से भारत का नागरिक हो, वो बस ये वर्ड यूज करता है कि भारत का नागरिक हो। तो बेसिकली कौन आदमी भारत का नागरिक होता है जो जन्म से भारत का नागरिक है? कौन ऐसा है जिसने कहीं और जन्म लिया, मतलब विदेश में जन्म लिया और बाद में उसने भारत की नागरिकता ले ली? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 2 के अंदर मिल जाएंगे। आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक जो है बेसिकली पार्ट 2 सिटीजनशिप या नागरिकता से रिलेटेड है। अगर हम पार्ट 3 में चलें, पार्ट 3 में आपको एक शब्द देखने को मिलेगा जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में FR भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स कहने का मतलब यह है कि जब भारत को आजादी मिल गई, तो आजादी के बाद भारत के नागरिकों के लिए कुछ बेसिक राइट्स डिसाइड किए गए, जो हर एक आदमी के लिए कॉमन जो है अप्लाइड होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता हो। तो ये जो बेसिकली जो बात बोली गई है, ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के अंदर बोली गई है। इसमें जो आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 11 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इसमें डील किया गया है। फिर अगर हम पार्ट 4 पर चलें, तो पार्ट 4 में जो बात बोली गई है वो बताई गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब किसी एक स्टेट के अंदर जो गुड गवर्नेंस चलनी चाहिए, उस गुड गवर्नेंस को चलने के लिए वो क्या क्या पॉलिसीज हैं जो वहां पर लागू होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर सारे पॉलिसीज के बारे में आपको इसके अंदर बताया गया है। इसके लिए आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखने हैं, जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जब हम स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे, जब एक एक सेक्शन को डील करते चलेंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स रहेंगे उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो अपने को ये जो है छांटने आना चाहिए कि कौन से आर्टिकल को आपको ज्यादा दिमाग लगा करके मेमोराइज करने की जरूरत है, और किस आर्टिकल को अगर आप ऊपर ऊपर से भी थोड़ा सा याद रखते हो तो आपका वो काम चल जाएगा। ये चीज अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम भाग 4 का को देखें, तो भाग 4 का में बेसिकली डील किया गया है मूल कर्तव्य के बारे में। जैसे यहाँ पर मौलिक अधिकार दिया गया है, वैसे यहाँ पर दिया गया है मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार में हमने
पढ़ा कि इसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक। वैसे ही आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, तो उसी फंडामेंटल ड्यूटीज को मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जो आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 51A, और इसको हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद 51 का। फिर उसके बाद अगर हम चलें अगले पार्ट में, तो आपको पार्ट 5 देखने को मिलेगा। पार्ट 5 के अंदर संघ की कार्यपालिका बोला गया है। संघ की कार्यपालिका को इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, मतलब ऐसे जितने भी एग्जीक्यूटिव जो यूनियन की गवर्नमेंट को रन करते हैं, जिसमें मैंने आपको जब प्रेसिडेंट वाला पुराना वीडियो अगर आपको याद होगा, तो पुराना हमने एक वीडियो स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट का, जिसको हमने करंट टॉपिक से रिलेट करते हुए पढ़ा था, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन रिसेंटली हुआ था, तो इसलिए प्रेसिडेंट का एक वीडियो बनाया था हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो बेसिकली संघ की कार्यपालिका के अंदर जो है प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक, जितने भी यूनियंस के मिनिस्टर हो गए, वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट चलेंगे, जिसको हम पार्ट 6 के नाम से जानते हैं, इसमें स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताया गया है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया। जैसे संघ की कार्यपालिका होती है, ठीक वैसे ही राज्य की भी कार्यपालिका होती है। जैसे यहाँ पर ये संघ की कार्यपालिका है, ठीक वैसे ही स्टेट की भी अपनी एग्जीक्यूटिव होती है। इसके लिए आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर अगले पार्ट में चले, जिसको हम पार्ट 7 के नाम से जानते हैं, इसमें किसी स्टेट से रिलेटेड जो पहली अनुसूची थी, पहली अनुसूची में अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ये भाग है, अभी हमने अनुसूची डिस्कस नहीं किया, ये भाग है। अनुसूची अभी बाकी, जब अनुसूची पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पहली अनुसूची में स्टेट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे, वो पार्ट किस में डाला गया है, पार्ट 7 में डाला गया, और आर्टिकल नंबर इसका क्या है, आर्टिकल नंबर 238। अगर हम अगला पार्ट में चलें, जिसको हम पार्ट 8 के नाम से जानते हैं, बेसिकली इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में मतलब अगेन वही बात है कि जो यूनियन है और जो स्टेट है उसके एरिया के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें 239 से लेकर के 242 तक इसमें जो है आपको बेसिकली याद रखना है। यूनियन टेरिटरीज जो एक बात होता है, केंद्र शासित प्रदेश, वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा 239 से लेकर के 242 तक। अब उसके बाद जो पार्ट आता है, जहां से रिसेंटली एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलेगा, तो हर बार क्वेश्चन बनता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसमें बेसिकली इस टॉपिक से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका अपना एक अलग वेटेज होता है, जिसको हम जानते हैं पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के नाम से। तो अगला जो पार्ट है, जिसको हम जानते हैं भाग 9 या पार्ट 9 से, तो इसमें जो बेसिकली प्रोविजंस दिए गए हैं वो पंचायती राज से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, वो दिए गए हैं। आर्टिकल 243, बेसिकली 243 को फिर सब आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 243 से जो सब आर्टिकल्स स्टार्ट होते हैं वो सारे पंचायती राज, और नीचे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो नगर पालिका, और फिर उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा तो सहकारी समिति। तो बेसिकली 243 से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, उनके सब पार्ट जो है वो इन तीनों से कोरिलेट करता है। तो पार्ट 9 में पंचायत के अंदर 243A से लेकर के 243O तक, मैं फिर से बोल रहा हूं 243A से लेकर के 243O तक। पार्ट 9A या 9 का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नगर पालिकाएं के नाम से जिनको जाना जाता है, ये 243P से लेकर के 243ZG तक है। फिर उसके बाद पार्ट 9B, जिसको हम 9 बोलते हैं हिंदी में, सहकारी समितियां, ठीक। सहकारी समिति का मतलब होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ठीक। अगर आप रूरल एरिया में रहते होंगे तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके आसपास देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसका आर्टिकल दिया है 243ZH से लेकर के 243ZT तक। हम इन सारे आर्टिकल्स को, जब ये पोर्शन हम डील करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। सिर्फ आपको आर्टिकल्स का रेंज बता रहा हूं कि कौन सा आर्टिकल कहां से लेकर के कहां तक किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है आता है। फिर उसके बाद अगर चलें तो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 10। पार्ट 10 में एक शब्द लिखा है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भारत के अंदर एसटी और एससी कम्युनिटी का अपना एक बड़ा पॉपुलेशन है, जो भारत के कल्चरल इवेंट्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो इसी अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड जो एरिया है, उन एरिया के बारे में आर्टिकल 243 में बताया गया, 244 में बताया गया है। और ये आर्टिकल 244 किसको डील करता है, पार्ट 10 को डील करता है। अगर आगे चलें, पार्ट 11 दिया गया है, जिसमें लिखा है संघ और राज्यों के बीच संबंध। मतलब जो यूनियन है और स्टेट्स हैं, बेसिकली इन दोनों के बीच क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या रिलेशन है, जिससे पूरे भारत की अपनी एक पॉलिटी चलती है, भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन रन होता है। तो इसमें आपको बताया गया आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 263 तक, पार्ट 11। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा पार्ट 12 या भाग 12। तो भाग 12 में बेसिकली जो वर्ड्स यूज किए गए मैं आपको बता देता हूं। एक शब्द है वित्त,
दूसरा है संपत्ति, तीसरा है संविदाएं और चौथा है वाद। वित्त का मतलब है कि अगर कोई फाइनेंशियल मैटर है, ठीक। संपत्ति का मतलब यह है कि अगर आपकी मान लो कोई प्रॉपर्टी है तो बेसिकली फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक, ये सब कुछ दिया गया है पार्ट 12 के अंदर। और जो आर्टिकल जो इसके अंदर शामिल है वो आर्टिकल है 264 से लेकर के 300A तक, ठीक। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 263 खत्म हुआ पार्ट 11 में और पार्ट 12 में 264 से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो रिकरेक्ट आप प्लीज करिएगा। फिर उसके बाद पार्ट 13 में अगर हम आते हैं तो पार्ट 13 में जो अंदर जो आपको डिटेल पढ़ना है वो पढ़ना है भारत के राज्यों के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम को लेकर के, ठीक। व्यापार और वाणिज्य शब्द का मतलब है ट्रेड एंड बिजनेस, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रेड एंड बिजनेस। तो इसके लिए आपको जो आर्टिकल याद रखना है वो आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक आपको ये चीज याद रखना है। फिर अगर हम चले पार्ट 14 में, तो पार्ट 14 में जो आपको चीज याद रखना है वो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अधीन सेवाएं का मतलब यह है कि आप किसी के अंडर में अगर कोई सर्विस कर रहे हैं तो वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कहलाती है। इसमें आपको आर्टिकल याद रखना है आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अगर आप पीएससी का लास्ट कुछ ईयर का अगर आपने पेपर देखा होगा तो एक बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्ट 15। पार्ट 15 मतलब निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा क्यों निर्वाचन आयोग का इतना वेटेज है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, टू द पब्लिक, ठीक। तो इसमें बेसिकली जो इलेक्शन प्रोसेस है भारत के अंदर, हर एक इलेक्शन जो है, ज्यादातर इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस से होता है। मतलब अगर आप देखेंगे एमएलए का इलेक्शन, एमपीज के इलेक्शन, आपके गांव में अगर कोई सरपंच और पंच का चुनाव लड़ रहा है उसका इलेक्शन, तो ये सारा जो इलेक्शन है, इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी होती है, जो अथॉरिटी होती है, उसके लिए जो ऑथराइज बॉडी होती है वो हमारे यहाँ पर कौन है, इलेक्शन कमीशन है, जिसको हम निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका अपना एक अलग वेटेज है। तो पार्ट 15 डील करता है इसी निर्वाचन आयोग से, मतलब इलेक्शन कमीशन से, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक। फिर उसके बाद अगर हम चले पार्ट 16 में, तो पार्ट 16 में आपको दिया हुआ है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों शब्द जो यहाँ पर बोला है, अगेन इसमें जो वर्ग आएंगे, एसटी कम्युनिटी आएगी, एससी कम्युनिटी आएगी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आएगी। एंग्लो इंडियन क्या होता है, जब स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी किसको बोलते हैं। ओबीसी अगर आपने सुना होगा, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। तो उन सारे कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं, इसमें लिखा है ना विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान, तो विशेष प्रावधान शब्द का इंग्लिश मीनिंग है स्पेशल प्रोविजन। तो इन कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं वो पार्ट 16 के अंदर दिए गए हैं। और आर्टिकल इसके लिए क्या अप्लाइड होता है, आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 342A, या इसको हिंदी में बोला जाता है 342 का। फिर उसके बाद अगर हम चलें तो अगला पार्ट है पार्ट 17। पार्ट 17 में बेसिकली राजभाषा या राज्य भाषा के बारे में बताया गया है, जिसके लिए आर्टिकल होता है 343 से लेकर के 351 तक। फिर उसके बाद अगर चले पार्ट 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से भी बार बार रैंडम क्वेश्चन आया है, जिसको बोला जाता है आपात उपबंध। आपातकालीन उपबंध का मतलब होता है इमरजेंसी। अगर आपने इमरजेंसी वर्ड सुना होगा तो बेसिकली इमरजेंसी शब्द से आप परिचित होंगे। अगर मान लो इमरजेंसी के बारे में आपने सुना होगा तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले इमरजेंसी होती है किसी देश के ऊपर, मान लो अगर किसी देश के ऊपर कोई हमला हो रहा है तो नेशनल लेवल पर इमरजेंसी लगाई जाती है। अगर मान लो कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, रिसेंटली इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल श्रीलंका है। अगर आपको पता होगा तो श्रीलंका अभी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, कोई वित्तीय आपदा आ गई कि वो देश जो है वो ना कर्ज चुका पा रहा है, ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रन कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके पास पैसे की क्या है, कमी है। तो ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आता है। तो ये दूसरा एक आपातकाल हो गया, एक दूसरी इमरजेंसी हो गई। और तीसरा, मान लो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से रन नहीं कर पा रही है तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक। तो वही बेसिकली हमारे यहाँ पर ऐसे 3 इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। तो इन तीनों इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पार्ट 18 में बताया गया है। और आर्टिकल इसके लिए है आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक। फिर उसके बाद पार्ट 19, जिसको हम प्रकीर्ण के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 361 से लेकर 367। पार्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 368। द वर्ड मीनिंग संविधान संशोधन। तो ये संशोधन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो आपने कोई नई शर्ट खरीदी या कोई नया कपड़ा खरीदा, ठीक। शर्ट की फिटिंग आपको प्रॉपर नहीं आ रही थी, आपने जब दुकान में वो शर्ट को ट्राई करके देखा, ठीक।
तो आपने उस शर्ट को तो ले लिया, लेकिन जब उस शर्ट को पहन के देखा तो आपको पता चले कि इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, शर्ट थोड़ी सी ढीली है। तो जब शर्ट ढीली थी तो आपने अपने नियर बाई किसी टेलर से उस शर्ट को अल्टर कराया और अपने उस साइज में उसको क्या कराया, फिट कराया। तो ठीक ऐसा भी कुछ संविधान के साथ में होता है। जब भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाया था तो उस समय जो कंडीशंस थे, उन कंडीशंस के बेसिस पर इस संविधान को क्या किया गया था, बनाया गया था। टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस संविधान में जब कुछ चेंज करना होता है, कुछ अल्टरेशन करना होता है, तो इसी अल्टरेशन को या इसी चेंज को हम किस नाम से जानते हैं, संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, 100+ अमेंडमेंट है। हर एक अमेंडमेंट को आपको याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जहां से बार बार उसने क्वेश्चन पूछा है, तो उन अमेंडमेंट्स को हम अमेंडमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये उसी अमेंडमेंट के बारे में या उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ये क्या करता है, बताता है। फिर अगर उसके बाद अगला हम देखें पार्ट 21, तो पार्ट 21 में दिया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई ऐसा प्रोविजन बनाया गया, कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है जो कि क्या है, अस्थायी है नेचर में, जो कि मतलब क्या है, टेम्परेरी है। बेसिकली नेचर दो होता है, या तो परमानेंट नेचर का कोई चीज होता है या टेम्परेरी नेचर का, तो बेसिकली ये टेम्परेरी नेचर का होता है। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट 22, जिसमें हमको संक्षिप्त मतलब एक बेसिकली कोई चीज का अगर कंक्लूजन होता है तो काइंड ऑफ कंक्लूजन है। आर्टिकल जो है 393 से लेकर के आर्टिकल 395 तक ये सारा चीज क्या करता है, डील करता है। तो ये एक ओवरऑल आपके सामने स्टोरी है पार्ट्स को लेकर के। तो शायद आपको पार्ट्स जो है वो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स क्या है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके नियर बाई फ्यूचर में आपके रेफरेंस के लिए चीज आपके पास हमेशा रहे। फिर अगर मान लो पार्ट्स के बाद अगर हमने साइड बाय साइड अनुच्छेद भी कवर कर लिया, अब हमारे पास जो एक चीज बचती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को समझना है, वो बचता है अनुसूची। तो अनुसूची को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली अनुसूची या शेड्यूल्स क्या होते हैं। क्या ये पार्ट से ही रिलेटेड है या पार्ट से कुछ अलग है, क्या इनमें आर्टिकल शामिल है या आर्टिकल इनमें नहीं होते हैं। तो अनुसूची या शेड्यूल भी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक भाग है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको पार्ट्स या आर्टिकल में देखने को मिलेगा। इन अनुसूचियों में कुछ आर्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कुछ आर्टिकल जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अनुसूची के बारे में एक चीज पता जान लेते हैं। जैसे हमने आर्टिकल्स देखा कि 395 तक हमने आर्टिकल देखा था, आर्टिकल उससे ज्यादा भी है, 395 तक हमने बोर्ड में लिखा था, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि पार्ट्स देखा, तो जैसे आर्टिकल जो है 395 तक हमने देखा, आर्टिकल देखा 395 तक, पार्ट्स देखा 22 पार्ट्स। ठीक वैसे ही अगर अनुसूची के बारे में एक बार बात कर लें तो टोटल 12 अनुसूचियां होती हैं, 12 शेड्यूल्स होते हैं। इन 12 अनुसूचियों को आपको पार्ट में याद रखना है। तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इन अनुसूचियों को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आपको याद करने में या मेमोराइज करने में इजी हो। पहला 4 शेड्यूल, ठीक, जिनको हम 4 अनुसूची के नाम से जानते हैं, पहला 4, फिर उसके बाद दूसरा 4 अनुसूची, ठीक, और फिर लास्ट के फिर से 4 अनुसूची। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेसिकली जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब जो मूल संविधान था, उसमें जो नंबर ऑफ शेड्यूल्स थे वो टोटल 8 ही थे। बाकी के जो 4 शेड्यूल है वो बाद में जोड़े गए, तो इसलिए हमने इसको 4 के पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो ये जो 4 और 4 हैं ये स्टार्टिंग से हैं, मतलब टोटल 8 जो आपके शेड्यूल दिए गए। बाकी के जो लास्ट के 4 शेड्यूल है ये बाद में जोड़े गए हैं। ये 4 शेड्यूल क्या है इनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फर्स्ट एस का मतलब आप समझिएगा फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में अगर आपको याद होगा पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 अगर आपको याद होगा तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो कुछ वैसा ही इसमें भी बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें भी डिस्कस किया गया शेड्यूल 1 में। फिर अगर हम आते हैं शेड्यूल 2 में, मतलब अगर सेकंड शेड्यूल की बात करें तो सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया है, तो भारत के अंदर जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके वेतन, भत्ते और उनके विशेषाधिकार के बारे में क्या किया गया है, इस पार्ट में बताया गया है। मतलब भारत के संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के वेतन, भत्तों एवं उनके विशेषाधिकार, इस बारे में क्या किया गया, इस पार्ट में
बताया गया। अगर हम थर्ड शेड्यूल को देखें तो थर्ड शेड्यूल में अगर आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए वेतन मिल रहा है या भत्ता मिल रहा है तो उस काम के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक, या उस काम के लिए नौकरी करने से पहले आपको बेसिकली क्या लेना होगा, शपथ लेना होगा। तो इसको याद रखने का ये लॉजिक है कि काम के वेतन भत्तों से पहले, बेसिकली वेतन भत्ते आपको कब मिलने वाले हैं, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम को करने से पहले जो शपथ या जो प्रतिज्ञा ली जाती है उनके बारे में किसमें बताया गया है, शेड्यूल 3 में बताया गया है। फिर उसके बाद अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करें, फोर्थ शेड्यूल को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर अगर आप लोकसभा की सीटों को देखोगे और राज्यसभा की सीटों को देखोगे तो आपको उन सीटों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल राज्यसभा की सीटें हैं 5, लेकिन अगर आप यही राज्यसभा की सीटें महाराष्ट्र में देखोगे, यही राज्यसभा की सीटें आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो आपको वहां पर 5 से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत के अंदर ही उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है और छत्तीसगढ़ भी एक स्टेट है, वहां पे राज्यसभा का सीट ज्यादा, जबकि हमारे पास राज्यसभा का सीट केवल कितना है, 5 है। तो बेसिकली ये जो शेड्यूल 4 है, इस शेड्यूल 4 में भारत के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है या राज्यसभा सीटों के बारे में जो बताया गया है कि कौन से स्टेट में कितना राज्यसभा का सीट होगा, वो यहीं पर बताया गया। अब राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है, तो उस स्टेट के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन के रेशियो या उस राज्य के जनसंख्या के अनुपात के आधार पर बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो आपको बेसिकली ये 4 शेड्यूल उम्मीद करता हूं कि याद हो गए होंगे। अब अगले 4 शेड्यूल के बारे में फिर से चलते हैं। शेड्यूल जो है हमारा 4 यहां तक कंप्लीट हो गया। अब 5th शेड्यूल पर चलते हैं। तो 5th शेड्यूल पर चलने से पहले अगर आपको याद होगा तो हमने पार्ट में एक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। तो बेसिकली पार्ट 5th में अगर मान लो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जहां पर एसटी और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, तो उन्हीं एसटी और एससी बिलोंग करने वाले लोगों के एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रशासन है उससे संबंधित जो प्रावधान है किसमें बताए गए हैं, शेड्यूल 5 में बताए गए हैं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज है उसमें पेसा एक्ट लागू हुआ है। तो बेसिकली जो पेसा एक्ट लागू हुआ है वो इसी शेड्यूल 5 का ही एक पार्ट है, ठीक। तो करंट अफेयर से जो चीजें होंगी मैं आपको उसको कोरिलेट करते चलूंगा क्योंकि आपको वो चीज क्या रहे, ध्यान में रहे। जनरली ये देखा गया है कि कोई भी सब्जेक्ट, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वेश्चन अभी वो बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट में जो चीजें चलती रहती है उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन से कोरिलेट करते हैं और वहां से वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में करंट अफेयर के साथ कोरिलेट होगी उसको जरूर करो। तो ये शेड्यूल 5 में याद रखिएगा, पेसा एक्ट वाला जो एग्जांपल मैंने आपको याद बताया है। फिर अगर आप 6th शेड्यूल पर चलें तो 6th शेड्यूल पर हमको बेसिकली 4 स्टेट्स याद रखना है। मैं चारों स्टेट के नाम आपको एक बार बोल रहा हूं, फिर व्हाइट बोर्ड में भी लिख के दिखाऊंगा। पहला स्टेट है असम, दूसरा स्टेट है त्रिपुरा, तीसरा स्टेट है मेघालय और चौथा स्टेट है मिजोरम। इन सारे स्टेट्स के बारे में अगर आपको एक कॉमन चीज समझ में आ रही होगी तो चारों स्टेट्स वो हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले साइड पर है। नॉर्थ ईस्ट साइड के तरफ के मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड वाले एरिया में जो 4 स्टेट्स हैं जिसमें हो गया असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन चारों स्टेट्स में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक, या जो उनके यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक, वो शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। यहाँ पर कॉमन एसटी एससी लिखा है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर 4 स्टेट्स का नाम लिखकर बोला है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। तो इन 4 स्टेट्स के बारे में जो वहां पर जो रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन या उनके प्रशासन के संबंध में क्या किया गया है, बताया गया है। फिर उसके बाद अगर हम चलें 7th शेड्यूल, ठीक, 7th शेड्यूल एक बचता है और फिर अगर हम चलें तो 8th शेड्यूल बचता है। तो बेसिकली 7th शेड्यूल में जो हमको बताया गया है वो संघ और राज्य के बीच जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि जो शक्तियों का बंटवारा है दोनों के बीच कभी कभी टकराव की स्थिति भी आ जाती है। तो इसलिए जो सब्जेक्ट्स हैं कि किन सब्जेक्ट पर सेंट्रल डिसीजन लेगा, किन सब्जेक्ट पर स्टेट डिसीजन लेगा, ये चीज पहले से क्लियर कर दी गई है, जिसको हम बोलते हैं संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा या पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर इंग्लिश में बोला जाए। तो बेसिकली हमारे पास ऐसा 3 जो है टॉपिक बना हुआ है। तो अगर सबसे पहले देखें तो संघ सूची, ठीक, मतलब लिस्ट बनी हुई है कि किन किन लिस्ट पर, किन किन सब्जेक्ट्स पर जो है यूनियन जो है अपना डिसीजन ले सकती है,
ठीक ऐसा ही एक जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब है स्टेट लिस्ट। ऐसे टॉपिक्स बने हुए हैं, ऐसे सब्जेक्ट बने हुए हैं लिस्ट के फॉर्म में जिस पर डिसीजन स्टेट ले सकती है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसमें दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इनको हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये 7th शेड्यूल हो गया। अब अगर हम 8th शेड्यूल के बारे में बात करें तो भारत के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22 लैंग्वेजेस जिसको हम राजभाषा के नाम से भी जानते हैं, इस जो 22 जो राजभाषाएं दी गई हैं उन सारे राजभाषाओं से रिलेटेड 8 शेड्यूल में बताया गया है। यहाँ से जो टोटल 8 शेड्यूल है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, ये 8 शेड्यूल वो थे जो भारत के संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान में इंक्लूड किए गए थे। ठीक, फिर जैसे जैसे भारत के संविधान में संशोधन होता गया तो भारत के संविधान के संशोधन के साथ 4 नई अनुसूची इसमें एड ऑन हो गई। तो ये जो टोटल 8 था, 8 + 4 आज के डेट में ये कितना हो गया, टोटल 12 शेड्यूल हो गया। अब जो बाद में जो 4 और ऐड हुए उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने 8 तक किया है। अगर 9th शेड्यूल की बात करें तो एक संपत्ति का अधिकार जो है, नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसको भूमि सुधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो बेसिकली ये भूमि सुधार जो एक्ट था और संपत्ति का अधिकार था, ये 9th शेड्यूल के बारे में बताया गया है। फिर अगर हम चले 10th शेड्यूल जिसमें बोला गया है एंटी डिफेशन लॉ। मतलब एंटी डिफेशन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। अगेन अगर आपको कुछ घटनाएं याद होगी रिसेंटली, फिर से करंट अफेयर से इसको कोरिलेट करता हूं। शिवसेना के जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र से, नाम था उद्धव ठाकरे, और अभी जो रिसेंटली मुख्यमंत्री बने हैं वो भी शिवसेना से ही हैं, नाम है उनका एकनाथ शिंदे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, पार्टी चेंज की क्या, नहीं पार्टी चेंज की, शिवसेना में थे, अभी भी शिवसेना में ही हैं। लेकिन बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो सपोर्ट जो दूसरे पार्टी को दे रहे थे उद्धव ठाकरे, जैसे वो कांग्रेस और उनसे रिलेटेड जो ग्रुप्स के पार्टी थे उनको सपोर्ट दे रहे थे, वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के जो विधायक थे उनको लेकर के किसको सपोर्ट दे दिया, बीजेपी को सपोर्ट दे दिया। तो बेसिकली आज के डेट में पार्टी जो है बदल पाना इतना आसान नहीं है, जबकि पहले ये चीज पॉसिबल था। कब के पहले, तो 1985 के पहले तक अगर बात करें, क्योंकि ये 1985 में एक संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये दल बदल कानून या एंटी डिफेशन लॉ आया। ठीक, तो एंटी डिफेशन लॉ को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर अभी रिसेंटली 2-3 साल में अगर आपने देखा होगा तो एमपी में कमलनाथ की गवर्नमेंट थी, वो चेंज होकर के शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गई। फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी जो रिसेंटली चेंज होकर के एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस वो बनाता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वो ऐसे क्वेश्चंस उठाता है, ऐसे टॉपिक उठाता है जो करंट अफेयर से कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, कोरिलेट करता है। फिर उसके बाद शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, ये दोनों शेड्यूल आपको बेसिकली याद रखना है। तो इसके लिए आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखने पड़ेंगे। 11th शेड्यूल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और 12th शेड्यूल से जो आपको याद रखना है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने पार्ट 9 एंड पार्ट 9A इसमें 2 चीज पढ़ा था, पंचायती राज पढ़ा था और दूसरा क्या चीज पढ़ा था, नगर पालिकाएं पढ़ा था। तो बेसिकली उसी पार्ट 9 एंड पार्ट 9A का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 के अंदर। शेड्यूल 11 में जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है ऐड किया गया था, इसमें पंचायती राज से रिलेटेड प्रोविजन डाले गए हैं। और शेड्यूल 12 जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, इसमें बेसिकली नगर पालिकाओं से रिलेटेड या जो नगरीय निकाय से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, सब्जेक्ट्स बताए गए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बताए गए हैं कि कितने सब्जेक्ट्स पर जो है पंचायती राज के लोग काम करेंगे, कितने सब्जेक्ट पर जो है नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम काम करेंगी। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। ठीक, तो बेसिकली एक ओवरऑल व्यू था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको किन किन टॉपिक्स पर होनी चाहिए, ये पहला चीज। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम इसको बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास के जैसे आप डील करें, इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो इसमें हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट बात जो मैं आपको वीडियो कंप्लीट होने से पहले बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए। तो मैं अपना कम्युनिकेशन आपको वीडियो के माध्यम से बोलकर बता रहा हूं, आप अपने कम्युनिकेशन का पार्ट, चाहे अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, या आपको लगता है कि इसमें आप और कुछ इंक्लूड कराना चाहते हैं, तो ये सारा बात जो है आप एक प्रॉपर तरीके से, ठीक,
एक प्रॉपर वे में आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, ताकि अगर मान लो कुछ इंप्रूवमेंट हो सके तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।